गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। क्लास 10th की हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज ये लगभग खत्म होने की चांस हैं इसके। और इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। आपने पिछले लेक्चर में इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ लिया है। जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं वॉच किया है उसको जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है एक एक लाइन को, ब्रिटेन और जर्मनी के यूनिफिकेशन को बहुत सरल भाषा में हमने वहां पर आपको समझाया है। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कवर करेंगे, और उसके बाद हम विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें लास्ट हमारा जो हमने आपको बताया था कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा गया है। ये बात आप बना लीजिए, इसको ट्रिपल स्टार। समझ में आ रहा है? तो चलो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है। आज जो हमें द ग्रेट ब्रिटेन नाम से पता चलता है देश, है ना, यूरोप के अंदर, जो कह सकते हैं यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक देश है। और उसके बाद जहां 15वीं शताब्दी में यानी 15th सेंचुरी में जब यहाँ पर रेनिसेंस शुरू हुआ, और रेनिसेंस के बाद यहाँ पर कह सकते हैं सबसे बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलते हैं, वो यूरोप में ब्रिटेन ही था। और उसमें भी जो उनका मेन जो सिटी था वो था लंदन, जहां पर कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ 15th सेंचुरी में। और जिसका आज ये नतीजा ये है कि आज ब्रिटेन एक बहुत मजबूत इकोनॉमी बन के खड़ा हुआ है उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। समझ में आ रहा है? और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को भरपाई करने के लिए दुनिया में इधर उधर उन्होंने कब्जा किया। कहते हैं एक समय वो था कि जहां सूरज निकलता है वहां से लेकर जहां सूरज अस्त होता है वहां तक ब्रिटेन का राज था। तो भाई साहब सुपर पावर बन के रहा था ये। और ये इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, कैसे ब्रिटेन यानी कि लंदन और ये चार शहर मिलकर फिर कैसे ये जो है ग्रेट ब्रिटेन बना, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलो, और उसके बाद आपने दो जो है यूनिफिकेशन के केस आपने देख लिए हैं। वो आप अगर जिसने भी नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप वहां पर जाकर पीछे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आज हम ब्रिटेन का केस पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, ब्रिटेन की कहानी कोई अचानक से घटना नहीं थी। यानी कि ब्रिटेन में यूनिफिकेशन जो हुआ कोई एकदम अचानक से नहीं हो गया। बहुत टाइम की एक कह सकते हैं सुगबुगाहट थी जो लंबे समय से चली आ रही थी कि ब्रिटेन में कब बदलाव होगा, कब बदलाव होगा। लोग इंतजार कर रहे थे, है ना। और इंतजार करते करते एक ऐसी चिंगारी फूटती है कि एक फिर छोटा सा देश, चार देशों का, चार कह सकते हैं बड़े बड़े शहरों का एक संगठन बन जाता है। और उसके बाद एक बड़ा सा देश बनकर उभरता है यूरोप के अंदर। तो देखो, मॉडल जो मॉडल था ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, यानी कि जो नेशन स्टेट का मॉडल, हर यूरोप के देश अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए लगे हुए थे। तो सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड द इज ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इसमें कुछ लोग कहते हैं क्या कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके थोड़े से खिलाफ हैं। क्यों? मतलब शुरुआत में जो नेशन का मॉडल था उसके खिलाफ ब्रिटेन के मामले में थोड़ा सा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है। लेकिन इसमें देखो, इन द ब्रिटिश जो ब्रिटेन फॉर्मेशन था, द नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval और revolution। अभी मैंने यही बात बताई कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन के केस में, ये अचानक से कोई घटना नहीं हुई, है ना। ये एक लंबे समय का इंतजार था लोगों का। उसके बाद हम कह सकते हैं यानी कि जो यहाँ अचानक से कोई ये अपहेवल हुई और रिवॉल्यूशन हो गया और यूनिफिकेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें धीरे धीरे एक बहुत लंबी प्रोसेस थी जिसमें बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउटपुट प्रोसेस, यानी आउट प्रोसेस, यानी कि बहुत लंबी प्रक्रिया का एक परिणाम था ये, जो यूनिफिकेशन हमें बाद में ब्रिटेन का देखने को मिला वो। तो देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, यानी कि सोचो 18वीं शताब्दी तक ऐसा ब्रिटेन जो हमें दिखता है आज, ऐसा नहीं था पहले 18th सेंचुरी तक। उसके बाद द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल who inhabited of the British Isles were ethnic ones such as English, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, यानी कि इनके जो प्राइमरी यानी कि जो यहाँ के एथनिक्स ग्रुप्स थे वो चार ग्रुप्स थे। एक तो इंग्लिश जो इंग्लैंड में रहते थे, वेल्स जो यानी कि उसके बगल में जो वहीं बगल में ही एक छोटा सा शहर है वेल्स, और स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉटलैंड में स्कॉटिश रहते थे। और वहीं आयरलैंड, आयरलैंड की दो पार्ट, एक नदर्न आयरलैंड और एक सदर्न आयरलैंड। ठीक है, तो नदर्न आयरलैंड जो ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है आज भी। तो ये उसके चार जो थे
एथनिक कम्युनिटी मिलकर इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन बना। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। पहले शुरुआत में जब यूनिफिकेशन नहीं हुआ था ब्रिटेन का, देखो यूनिफिकेशन में ये चार देश, जो चार जगह अभी नाम ले रहे हैं हम, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, यही यूनिफाइड होंगी, ठीक है, इन द रिजल्ट अगर हम बात करते हैं यूनिफिकेशन में। तो ये पहले तो यूनिफाइड थी नहीं, तो क्या कहानी थी, यानी कि देखो इनकी सबकी अलग अलग कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। समझ में आया? यानी कि पहले ये अलग अलग अपनी परंपराओं को और अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राजनीति से अपने आप को संचालित करते थे, यानी कि इनकी सारी चीजें अलग थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन द वेल्थ, यानी कि लेकिन जो इंग्लिश नेशन था, कह सकते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लैंड, इंग्लैंड जो था वो थोड़ा पैसे में बहुत अच्छा था। इनके पास बहुत सारा पैसा था, खजाना था, और बहुत टैलेंटेड लोग भी थे इंग्लैंड के, ठीक है, और इम्पोर्टेंस एंड पावर इनके पास मतलब थी पहले से ही, यानी कि पैसा भी था और इनका महत्व भी ज्यादा था, इनकी इंपोर्टेंस हमेशा ज्यादा रहती थी, इनकी बात दुनिया वाले मानते थे भाई, ठीक है। और उसके बाद उस समय क्या हुआ, और ये पावर में भी रहते थे। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स, यानी कि इसी की वजह से, इनकी पैसे की वजह से, यानी कि पैसे में बहुत ज्यादा मजबूत थी, इकोनॉमी अच्छी थी इनकी, और उसके बाद इनका, इनके पास कह सकते हैं पावर भी थी, और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता था यूरोप के अंदर। तो उसकी वजह से जो आइलैंड थे अदर कंट्री के, उन पर इनका प्रभाव रहा हमेशा, ठीक है, क्योंकि भाई पावरफुल व्यक्ति का आसपास के एरिया में प्रभाव रहता ही रहता है। तो ऐसा ही कुछ इंग्लैंड का मामला था, इंग्लैंड में काफी पावरफुल लोग रहते थे, और उनका इंपोर्टेंस जो था अदर बगल के जो लोग थे उन पर हमेशा रहता था। इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688, अब देखो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, इसने सत्ता को छीन लिया, कहां से, मोनार्की से, 1688 में। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि देखो एट द एंड ऑफ अ प्रोटेक्ट प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट, इनके बीच में पहले विवाद हुआ, यानी कि संघर्ष किया इन्होंने, ब्रिटेन इंग्लैंड के लोगों ने, और इंग्लैंड के लोगों ने संघर्ष करने के बाद जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उससे 1688 में अपनी सत्ता छीन ली, और फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बनाने लगे थे 1688 से ही, देख लो। और उसके बाद was the instrument through which a nation state with England at the its center, यानी कि इंग्लैंड जो था इनके बीचों बीच का केंद्र था, जो यानी कि कह सकते हैं इनकी राजधानी बना, ठीक है। और उसके बाद यहीं से कह सकते हैं क्या, केम टू बी फोर्स, और यही अस्तित्व में आया फिर बाद में। एक्ट ऑफ यूनियन, यानी कि फिर ये एक एक्ट लेके आते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, यानी कि 1707 का एक एक्ट लेके आते हैं, और इस एक्ट के थ्रू क्या करते हैं, ये इंग्लैंड को स्कॉटलैंड के साथ मिला लिया जाता है, ठीक है। क्या किया इन्होंने, बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ, और यहीं से फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन हुआ किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आया क्या, कि 1707 में ये यूनियन ऑफ एक्ट लेके आते हैं, और उस एक्ट के थ्रू स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लेते हैं। समझ में आ गया, और फिर यहीं से बन जाता है क्या, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसका नाम हो जाता है। और उसके बाद मीन इट्स इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब इंग्लैंड के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और उसका जो भी इन्फ्लुएंस होगा वो अब स्कॉटलैंड के ऊपर लागू हो जाएगा। जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मिल गया, एक, चार लोग मिलेंगे, कौन, चार लोग मिलेंगे ना, और उनमें से पहला अब मिल चुका है, कौन, स्कॉटलैंड जो है मिल गया है, ठीक है। स्कॉटलैंड इन्होंने अपने आप को मिला लिया कब, 1707 में। समझ में आ गया। अब उसके बाद ये क्या बन चुका है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और इन्होंने अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्कॉटलैंड के ऊपर थोप दिए, और यहीं से कह सकते हैं जो ब्रिटिश था, पार्लियामेंट वॉज हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स, यानी कि अब यहीं से कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर किसका डोमिनेशन बढ़ गया, जो इंग्लिश मेंबर थे इनका डोमिनेशन बढ़ता चला गया। बहुत आराम से समझेंगे बच्चा लोग, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग आप इस बार भी देख सकते हैं, अभी 2026 में हुआ है एग्जाम, समझ में आया, फरवरी में जो अभी हुआ था, 7 मार्च को जो हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहो तो आप जाकर उठा के देखो, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। और उसके बाद देखो, समझ में आ रहा है क्या, द ब्रिटिश पार्लियामेंट अब डोमिनेटेड, अपना डोमिनेशन स्थापित कर चुकी है, किसमें, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंग्लिश मेंबर्स का डोमिनेशन हो गया, और स्कॉटलैंड ब्रिटेन के साथ मिल चुका है, यानी कि इंग्लैंड के साथ मिल चुका है। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन, और यहीं से फिर कह सकते हैं ब्रिटिश की
जो पहचान थी वो बढ़ने लगी। स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड, और यहाँ से स्कॉटलैंड की जो भी कल्चर था और जो भी इनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको धीरे धीरे करके क्या कर दिया इन लोगों ने, दबा दिया। भाई जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया स्कॉटलैंड के लोगों पर, तो स्कॉटलैंड की जो भी पॉलिटिकल सिस्टम थे, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको सप्रेस कर दिया गया। द कैथोलिक क्लेंस that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible embarrassment whenever they attempt to assert their independence। यानी कि यहाँ के जो कैथोलिक थे, कैथोलिक लोग जो कभी प्रयास भी करे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की, यानी कि ब्रिटेन से अपने आप को अलग करने का प्रयास भी किए, लेकिन उनको दबा दिया क्योंकि पावरफुल थे, पैसे में भी बहुत ज्यादा था। यानी कि इंग्लैंड के लोगों के पास पैसा भी बहुत ज्यादा था, आर्मी भी इनकी मजबूत थी, यानी कि जो नेवी इनकी जो थी सेना वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। और उसके बाद द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फोरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, यानी कि इन लोगों को, स्कॉटिश लोगों को अपनी भाषा जो गैलिक थी उसको बोलने से मना कर दिया गया। और वियर देयर नेशनल ड्रेस, यानी कि उनको अपनी नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया गया। और उसके बाद एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट फॉर देयर होमलैंड, और बड़ी संख्या में बहुत सारे स्कॉटलैंड के लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, तो या तो वो मार दिए गए या उनको कहीं भगा दिया गया। जो ब्रिटेन के खिलाफ यानी कि इंग्लैंड सरकार के खिलाफ जाता उसको या तो ये लोग मार देते या भगा देते, क्योंकि इनको अपना डोमिनेशन स्थापित करना था। इस तरीके से धीरे धीरे करके स्कॉटलैंड पूरा इंग्लैंड के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, और उसके बाद आयरलैंड की बात आती है। अब कौन, आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, यानी कि आयरलैंड के मामले में भी यही सेम कहानी थी। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, यानी कि ये आयरलैंड जो था, अब एक बात समझ में आ गया, केस किसका, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड का। यानी कि ब्रिटेन एक तरफ का मतलब ये ग्रेट ब्रिटेन बन चुका है कब, पहले तो इंग्लैंड अकेला था, अब इंग्लैंड के साथ मिल चुका है कौन, स्कॉटलैंड, अब ये बन गया था ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद अब आयरलैंड की कहानी आती है। आयरलैंड जस्ट इंग्लैंड के बगल में लगा हुआ एक देश है, छोटा सा, लेकिन दो पार्ट में ये बटा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक कंपोजिशन। देखो, यानी कि कुछ लोग जो थे आयरलैंड की वो कैथोलिक्स को मानते थे। कैथोलिक्स कौन थे, जो चर्च यानी कि पोप है, यानी कि जहां पर कैथोलिक जो पोप है रोम के अंदर उनको मानने वाले लोग हैं। जबकि कुछ लोग मानते हैं किसको, बाइबल को, जो प्रोटेस्टेंट हैं, यानी कि वो कहते हैं बाइबल की बातों को मानो। ठीक है, ये क्या कहते हैं, पोप को क्यों मानते हो भाई, जो वहां पर जो वो कहता है उसको क्यों मानते हो, आप बाइबल में लिखी हुई बातों को मानिए और मॉडर्न तरीके से थोड़ा रहिए। ठीक है, तो ये प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट का मतलब ही यही है कि सुधारक। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है, सुधारक, यानी कि जो पुरानी परंपराओं को छोड़कर थोड़ा मॉडर्न वे में चीजों को फॉलो करो। ठीक है, सुधार करके, जैसे हमारे इंडिया में भी कई प्रोटेस्टेंट हुए, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब हमारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्टेंट भी हैं ये, जिन्होंने धर्म में सुधार किया। तो ये एब्सोल्यूट चीजों को नहीं मानते थे जो पहले से चली आ रही थी कि चर्च में क्लर्जी की बहुत ज्यादा, चर्च के अंदर जो क्लर्जी थे उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो इसके विरोधी थे कि ना ना, हम उनको क्यों माने, हम अगर हमें धर्म को मानना है तो हम क्यों ना बाइबल की बातों को माने जो बाइबल में लिखी हुई है। तो ये उस टाइप के लोग थे। तो इसी नाम पर आयरलैंड बटा हुआ था। एक लोग ऐसे थे जो कैथोलिक्स को मानते थे, यानी कि चर्च के पोप को मानते थे, और एक लोग ऐसे हैं जो किसको मानते हैं, बाइबल को। ठीक है, और उसके बाद द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट, यानी कि इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के लोगों ने किसकी मदद करी, प्रोटेस्टेंट की। क्योंकि प्रोटेस्टेंट में यानी कि अब इंग्लैंड के अंदर भी तो प्रोटेस्टेंट ही रहते हैं जिन्होंने अपने यहाँ रेनिसेंस करके अपने यहाँ बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो प्रोटेस्टेंट ही तो थे, यानी कि उन्होंने कैथोलिक्स की बातों को मना कर दिया था, यानी कि पोप की बातों को मानने से इनकार कर दिया था कि जो पोप कहते हैं हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, जो बाइबल कहती है तो हम उनकी बातों को मानेंगे, बाइबल की बात को मानेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से अब देखो, अगर मान लो ये आयरलैंड है, ये छोटा सा अगर हम बना लें आयरलैंड, तो ये जो हिस्सा है नॉर्थ आयरलैंड, ये इतना सा हिस्सा जो है, ये आयरलैंड जो था, यहाँ जस्ट मैं बैठा हुआ इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड अगर हम बात करते हैं। और इंग्लैंड में कौन है, प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट है, समझ में आया। और वही यहाँ पर है नॉर्थ आयरलैंड में। ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड में भी यही लोग हैं प्रोटेस्टेंट, यानी कि इनकी आइडियोलॉजी सेम है। और जबकि ये कौन है, ये है कैथोलिक्स, कौन है, ये है कैथोलिक्स।
जो साउथ में बैठे हुए हैं। समझ में आया? जो साउथ आयरलैंड में लोग बैठे हुए हैं वो कैथोलिक्स हैं, और जो नदर्न आयरलैंड में बैठे हुए हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं, जो इंग्लैंड वाले भी यही थे। समझ में आया? और इन्होंने क्या किया, इनकी मदद करी कि तुम अपने आप को, हमारी तुम्हारी एक ही जैसी आइडियोलॉजी है, क्यों ना तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ और इनके विरोधी बन जाओ। ठीक है, तो यहीं से देखो क्या होता है, ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। यानी सोचो इतना बड़ा, लगभग 70% कैथोलिक्स यहाँ पर डोमिनेशन में थे, और उसमें इन लोगों ने अपना जो है डोमिनेशन बढ़ा लिया, सोचो धीरे धीरे करके इंग्लैंड वालों ने। और कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और देखो कैथोलिक रिवॉल्ट जो हुए ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, यानी कि इनके जो भी, अब इंग्लैंड वाले इनकी मदद कर रहे थे ना, तो इंग्लैंड वालों के जो भी प्रयास थे उनको इन्होंने विरोध भी किया कैथोलिक्स ने, यानी कि साउथ जो आयरलैंड के लोग थे इन्होंने विरोध भी किया, लेकिन उनके विरोध को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई ये कौन है, थोड़े पावरफुल लोग हैं, और पावरफुल होने की वजह से इनकी बातें जो थी इन लोगों को अंततः माननी पड़ी, अल्टीमेटली इनको बातें माननी ही पड़ी, क्योंकि पावरफुल लोग थे, पैसे में भी बहुत ज्यादा थे, इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, तो कितना भी विरोध कर लो लेकिन ये अल्टीमेटली जीत ही जाएंगे। और उसके बाद आफ्टर a failed revolt led by वॉल्फ टॉन, यानी कि इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, यानी कि इन्होंने आयरलैंड को एक साथ करने की कोशिश भी करी थी, जो वॉल्फ टॉन थे। ठीक है, 1798 में आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। स्कॉटलैंड कब मिला था? 1707 में, यानी कि स्कॉटलैंड मिला था, जो मिला था कब, वो मिला था 1707 में। अब जो है नॉर्थ आयरलैंड कह सकते हैं कब मिल गया, नॉर्थ आयरलैंड कब मिल गया, ये मिल गया आपका 1801 में। समझ में आया? आयरलैंड। इस तरीके से अब दो कंट्री छोटी छोटी इंग्लैंड में मिल चुकी हैं, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है, अब ये और बड़ा बनेगा थोड़ा, यानी कि अब इसका जो साम्राज्य है वो थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, अब तीन लोग शामिल हो चुके हैं, कौन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड। अब रह गया कौन, वेल्स। ठीक है, अभी वो भी देखो यहाँ मिल जाएगा। और न्यू ब्रिटिश नेशन अब यहाँ तक निकल के आता है, एक नया ब्रिटिश नेशन निकल के आया, फोर्स थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, यानी कि जो पूरे इस तीनों राज्यों में अब इंग्लिश जो कल्चर था उसका डोमिनेशन हो जाता है। और यहीं से कह सकते हैं द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यानी कि यूनियन जैक इनका जो है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, यानी कि इनका जो नेशनल एंथम है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें थोप दी गई किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के लोगों के ऊपर और नदर्न आयरलैंड के लोगों के ऊपर। समझ में आया? उसके बाद देखो प्रमोटेड, यानी कि वर एक्टिवली प्रमोटेड, एंड ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑफ दिस यूनियन। समझ में आया कि ये जो यूनियन बना इनका तीन का, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड, इनमें डोमिनेशन इंग्लैंड का बना, यानी कि, और बाकी के जो ये जो दो लोग थे इनको सबऑर्डिनेट रखा गया, यानी कि उनको अधीन रखा गया उनके, कि अब आपके ऊपर हमारी सारी बातें लागू होंगी और आप हमारे हिस्सा हैं। ये इंग्लैंड के लोगों ने स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड के लोगों से कहा। ठीक है, अब उसके बाद आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर इस तरीके से आगे जो है वेल्स भी इसमें मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो वो बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आपने देखा क्या, 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया इंग्लैंड में, और 1801 में जो था वो नदर्न आयरलैंड को मिलाया। इस तरीके से बहुत बड़ा साम्राज्य एक बन के तैयार होता है, बाद में वेल्स भी मिल जाएगा। तो आज जो है वो चार राज्यों से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, यानी कि नदर्न आयरलैंड जिसे बोलते हैं, और वेल्स और इंग्लैंड, ये चार इंग्लैंड जो है नेटिव हैं, यानी कि इन्हीं का डोमिनेशन पूरे में सब में बना हुआ है। इस तरीके से हमने देखा क्या कि यूनिफिकेशन हो जाता है ब्रिटेन का कंप्लीट। समझ में आया? यानी कि लंबी प्रक्रिया के थ्रू ये लोग आगे बढ़े। अब देखो यहां से विजुअलाइजिंग द नेशन, अगला जो टॉपिक है हमारा, तीनों हमने यूनिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं, और तीनों यूनिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है आपके तीनों आंसर यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे क्या लिखना है, उसमें तीनों की प्रोसेस लिखनी है कि कब कौन क्या कहां से मिला। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, अब नेशन कैसे पहचाने गए, समझ में आया? अब जब ये नेशनलिज्म पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल चुका है और नेशन बहुत सारे इंडिपेंडेंट आपने देखा बन भी चुके हैं,
यानी कि यूएसए पहले से ही बन चुका था, स्विट्जरलैंड भी बन चुका था, फ्रांस भी बन चुका है, जर्मनी भी बन चुका है, इटली भी बन चुका है, ब्रिटेन भी पूरा तरीके से बन चुका है, और भी छोटे-छोटे यानी कि उधर क्या कहते हैं जो है बेल्जियम बेल्जियम बन चुका होगा, यानी कि नदर्न आयरलैंड से, और उसके बाद जो क्या कहते हैं नीदरलैंड से ये अपने आप को आजाद कर लेंगे। उधर ग्रीस बन चुका होगा, पोलैंड बन चुका होगा, यानी कि ग्रीस, ठीक है। ये सब धीरे धीरे करके बड़े बड़े देश यूरोप में बन चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये इंडिपेंडेंट एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बन चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब इनको पहचाना कैसे जाएगा, तो आपने देखा मैंने एक एग्जांपल दिया था भारत माता का, कि भारत की पहचान भारत माता से होती है, यानी कि भारत माता एक एलिगोरी है, रूपक है, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडिया को। ऐसे दुनिया वालों ने कई अपने अपने एक एलिगोरी बनाई, जैसे कि अगर आपको ये दिख रही हो, ठीक है, कौन है ये, एक फ्रांस की जो है मैरियन है, मैरियन यानी कि इनकी रानी थी, और उनका स्टाम्प पोस्ट पे चलता है, ये जो भी डाक टिकट होती है उस पे इनकी जो है फोटो चलती है। इसका मतलब ये उस फ्रांस को रिप्रेजेंट करती हैं, समझ में आ गया। यानी कि ऐसे ही दुनिया वालों ने कई आगे, अभी जर्मनी है, जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाली होगी, जैसे कि यहाँ देखो आप, देखो ये ये जर्मेनिया है, ठीक है, ये जर्मेनिया है जो राइन वैली में कह सकते हैं मतलब गार्डनिंग का काम करें, गार्डनिंग यानी कि गार्ड के रूप में ये जर्मनी की सुरक्षा करती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये एलिगोरी है किसकी, जर्मनी की। ये फोटो बेस एक क्वेश्चन आता है बेटा आपसे, उसमें पूछा जाएगा कि ये क्या है या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, किस देश को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि इस बार का जो पेपर था पिछली बार, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक की पूछी गई थी, ठीक है। और उसके बाद अभी देखो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या है ये। देखो while it is easy enough to represent a ruler थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, जब यानी कि राजा को एक पोर्ट्रेट के थ्रू, यानी कि किसी अ, जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, फोटो के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाने लगा, यानी कि स्टैचू बनाई गई, राजाओं के द्वारा बनवाई गई। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू नेशन, कि जो कैसे एक नेशन को चेहरा के रूप में देखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत, तो भारत का चेहरा किस रूप में पहचाना जाता है, भारत माता के रूप में हम लोग देखते हैं ना। अब रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कभी कोई ऐसी थी चीज, लेकिन हमने उसको क्या एक रूपक बना लिया, यानी कि हमारे हमने एक एलोगोरी बना लिया। ऐसे दुनिया के कई राजाओं ने अपने अपने यहाँ पर अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे स्टैच्यू बनवाए, ठीक है, पोर्ट्रेट बनवाए। आर्टिस्ट जो थे 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में फाउंड अ वे, यानी कि इन्होंने एक तरीका निकाला अपने देश को पर्सोनिफाई करने का, यानी कि अपने देश को पहचान दिलाने का एक तरीका निकाला, क्या कि हम अपने देश के नाम की कोई एक एलिगोरी बना दें, ठीक है। तो यही हुआ 17th और 18th और 19th सेंचुरी में। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेड करती हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करती हैं एक कंट्री को एज इफ दे वर अ पर्सन, जैसे कि एक वो कोई व्यक्ति हो। यही तो मानते हैं भारत माता, हमें लगता है कोई हमारी माता रही होंगी, वो क्या है हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, पर्सोनिफाई करती है, लेकिन ऐसा रियल में कहीं नहीं था। ये आर्टिस्ट की एक कल्पना है, जैसे कि फ्रेडरिक शोरियो ने कल्पना करी थी शुरुआत में, जो आपने एक पेंटिंग देखी थी वो, उसमें भी एक क्या है इमेजिनरी, यानी कि उसका यूटोपियन विजन ही तो था। लेकिन हम आज भारत माता को अपने एक देशन मतलब नेशन को जो है देश को पहचान देते हैं, भारत माता जो है हमारे देश को पहचान देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसी आर्टिस्ट की कल्पना है। और उसके बाद नेशंस वर पोर्ट्रेट बाय एज फीमेल फिगर्स, यानी कि ज्यादातर में देशों को जो दर्शाया गया है वो एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें क्या था कि महिलाओं को सम्मान की स्थिति से देखा जाए, ठीक है। और उसके बाद द फीमेल फॉर्म दैट was chosen to personify the nation, यानी कि महिला महिला किसी महिला को चुना गया किसी देश को पर्सोनिफाई करने के लिए। डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, यानी कि जो ये चीजें दिखाई गई ये रियल लाइफ में स्टैंड ऐसा नहीं करती हैं। रादर इज सॉट टू गिव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन कंसेप्ट फॉर्म, यानी कि फिर भी हमें ये लगता है कि हम इनको ऐसे एक रियल फॉर्म में हम जानते हो या हमने देखा हो, लेकिन ऐसा रियल में था नहीं, सिर्फ एक ये एलिगोरी है। एलिगोरी का मतलब होता है रूपक, रूपक का मतलब जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कि भारत माता इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, तो भारत माता इज अ एलिगोरी ऑफ इंडिया। समझ में आ गया होगा, आई थिंक बहुत इजी तरीके से समझा दिया। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल फिगर ये बनाए गए ये एलिगोरी बन गए उस देश के। और उसके बाद यू विल
रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आपको याद हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय आर्टिस्ट ने यूज किया था किसको, फीमेल एलिगोरी को, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में, जैसे कि सच एज लिबर्टी, जस्टिस। जस्टिस आपने देखा होगा, एक लेडी होती है जिसके आंख में पट्टी बंधी होती है, हाथ में तराजू होता है ना। तो वो ये सब क्या है, एलिगोरी तो है, जस्टिस का प्रतीक माना जाता है वो आंख में बंधी हुई पट्टी को। और उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो स्वतंत्रता की प्रतीक मानी गई। तो इस तरीके से एंड रिपब्लिक का ये मतलब एलिगोरी है। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑन सिंबल्स, यानी कि इनको फिर हम अलग अलग सिंबल्स के रूप में दिखाने लगे, जैसे कि डाक टिकट पे दिखने लगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजों पे दिखने लगा। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी एज द रेड कैप, यानी कि लिबर्टी किसको जैसे कि रिप्रेजेंट करती थी, लिबर्टी को। जो रेड कैप होती थी जो फ्रेंच लोग पहनते थे, मतलब दूसरों को जो कह सकते हैं जो अपर क्लास के लोग थे उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन लोगों ने रेड कैप और लॉन्ग ट्राउजर पहनना शुरू किया था। तो ये कह सकते हैं क्या था, एक तरीका था विरोध प्रदर्शन करने का, ठीक है, लिबर्टी का। और द ब्रोकन चेन, अगर हम बात करते हैं ब्रोकन चेन जो है, और while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of winged scales, यानी कि अभी मैंने यही बात बताई कि अगर जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस यानी कि ब्रोकन चेन जो है वो लिबर्टी का प्रतीक है, याद रखना, ये ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे आपसे अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी कि लिबर्टी जो है ब्रोकन चेन का प्रतीक, और जबकि जस्टिस का प्रतीक कौन है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, जो कैरी किए हुए एक हाथ में क्या, वेइंग स्केल्स, यानी कि तराजू को एक हाथ में पकड़े हुए है, तो वो जस्टिस का प्रतीक है। समझ में आ गया, ये सब प्रतीक हैं, यानी कि रूपक हैं, एलिगोरी है। और उसके बाद सिमिलर फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी, यानी कि रिप्रेजेंट द नेशन। इसी तरीके से बहुत सारी फीमेल जो थी एलिगोरी बनाई गई, कब, 19th सेंचुरी में, जो नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। इन फ्रांस में सी वॉज क्रिश्चियन मैरिन, यानी कि फ्रांस में एक मैरिन जो है, यानी कि अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, यानी कि मैरिन एक बहुत पॉपुलर नेम है, क्रिश्चियन नेम है मैरिन। और मैरिन जो नेम था वो एक कह सकते हैं, ये जो खड़ी हुई है आपको दिख रही होंगी, ये जर्मेनिया है। और उसके बाद पीछे आपने देखा मैरिन जो थी, और विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो लोगों को किसका आइडिया दे रही थी, नेशन का। और उसके बाद हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, यानी कि रेड कैप जो थी ये लिबर्टी था, और ट्राई कलर का जो झंडा था, और इस तरीके से पॉकेट, बहुत सारी चीजें उनके हाथ में दिखाई गई हैं। स्टैचू ऑफ मैरिन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, यानी कि स्टैचू ऑफ मैरिन, जो मैरिन की स्टैचू थी फ्रांस के अंदर, वो पब्लिक स्क्वायर्स में बनाई गई, यानी कि जगह जगह पर, चौराहों पर वगैरह इस टाइप से बनाई गई। रिमेंबर्ड इन पब्लिक नेशनल सिंबल, और इसको हमने फिर बाद में लोगों ने क्या बना दिया, उसको नेशनल सिंबल बना दिया, किसका, यूनिटी का। कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है मैरिन, वो यूनिटी का प्रतीक बना माना गया। एंड द परसुएट देम टू आइडेंटिफाई विद इट, और उसको फिर उसी रूप में पहचाना गया। मैरिन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, फिर मैरिन की जो इमेज थी वो स्टाम्प और कॉइन्स पर दर्शाई गई। देखो, हिस्ट्री है, थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप सुनेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं यहाँ आपको जोक सुनाऊं, ठीक है, तो हो सकता है आपको चीजें थोड़ी सी ऑड लगेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको चीजें जो है पॉइंट टू पॉइंट मिलती रहे, आपको इतना सीखना है। बाकी के मस्ती मजाक के लिए मैं इसलिए ज्यादा नहीं यहाँ बीच में दिखाता हूँ कि फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। मजा लेना है तो फिर भाई कहीं भी चले जाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ी अगर हमें 20-30 मिनट में इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है तो नॉन स्टॉप हमें सुनना होगा कि क्या इसमें कह रहा है चैप्टर, और क्या टॉपिक कह रहा है हमारा वो, ठीक है। सिमिलरली जर्मेनिया, इसी तरीके से जो जर्मेनिया है ये आपको दिख रही है, ये जर्मेनिया की फोटो है जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि देखो, जर्मेनिया बिकम एन एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना आप अपने बुक में। और जो विजुलाइज कर रही है रिप्रेजेंटेशन, जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी कि जर्मेनिया जो है ये आप देख रहे हैं क्राउन पहने हुए किसका, ओक लीव्स का। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, और याद रखना, यानी कि जो ओक लीव है, यानी कि जर्मन ओक जो होता है, यानी ओक लीव जो है वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती हैं, बहादुरी का प्रतीक है ओक लीव, याद रखना, बहुत बार ये पूछा गया है आपसे। और उसके बाद ओक जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हीरोइज्म को। आप पीवाई की उठा के देखो, मैं ऐसी हवा में बात नहीं करता हूँ, आप जाके उठा के देखो, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि पिछले 10 साल की पीवाई की उठा लो, और वहां से देखो कि आपके कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है।
आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पूछा गया एट्रीब्यूट यानी कि सिग्निफिकेंस, उनका क्या है। ब्रोकन चेन का क्या मतलब है, बीइंग फ्रीड यानी कि स्वतंत्र होना। और जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल यानी कि ये किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर यानी कि इस मजबूती का। क्राउन ऑफ ओक लीफ ये हीरोइज्म का प्रतीक है। और जो तलवार है वो किसका प्रतीक है, रेडीनेस टू फाइट यानी कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना। और ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड यानी कि जो तलवार के आसपास उनकी जो ऑलिव ब्रांच है वो दिखाई गई है, वो किसका है, विलिंगनेस टू मेक पीस यानी कि शांति बनाने की इच्छा को जाहिर करने की बात कर रहे हैं। और ब्लैक रेड एंड ट्राई कलर का जो गोल्ड कलर का ट्राई कलर झंडा, ये क्या है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट्स यानी कि इसको, ये इस तरीके से आपको चीजें पूछी गई हैं, बहुत बार एग्जाम में आई हैं। और रेज ऑफ द राइजिंग सन यानी कि जो उगता हुआ सूरज है, ये किसका है, वेनिंग ऑफ द न्यू एरा, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा यानी कि उगता हुआ सूरज एक नए युग की शुरुआत बता रहा है। ठीक है, ये चीजें अगर आपको ऐसी दिखती हैं तो आपको ये चीजें यहां से कंप्लीट कर लेनी है। समझ में आया। और उसके बाद अब ये है जो मैंने अभी बताया था, कौन थी ये, जर्मेनिया है, जो जर्मनी का एलिगोरी है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग अब लास्ट लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जहां हम लोग देखेंगे क्या, कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म यानी कि जब नेशनलिज्म यूरोप में स्प्रेड हुआ तो इंपीरियलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इंपीरियलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। ठीक है, यानी कि क्या मतलब होता है बेटा, साम्राज्यवाद। और उसका मतलब क्या, आगे हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, राष्ट्रवाद था। क्या था इसका मतलब, राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद। अब इस ये लास्ट लेक्चर, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, 20 मिनट का होगा मुश्किल के, हम लोग खत्म कर लेंगे। इस तरीके से फिर हमारा लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर किया करो। और आपको एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप 1.5 लगाकर दोबारा सुन लिया करो। ठीक है, एक बार में चीजें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि आपने पहले ये नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ते हैं, और वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो एक बार में हो सकता ना समझ में आए, लेकिन आप 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी कि क्या हम लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।